नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और आप देख रहे हैं बिहार की बात। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने में भले ही अभी 15 से 20 दिन का वक्त हो, लेकिन सियासी पारा पूरी तरीके से चढ़ा हुआ है। प्रधानमंत्री के दौरे लगातार हो रहे हैं, आज पूर्णिया में है। इसके अलावा दोनों गठबंधनों में, दोनों एनडीए इंडिया दोनों गठबंधनों में जो छोटे भाई जो पूरे समय साथ बन के रहे, वो आंखें दिखा रहे हैं। महागठबंधन में कांग्रेस, मुकेश सहनी, तो इधर उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, मांझी। बड़े भाई समझ नहीं पा रहे हैं किसको रखें, किसका साथ लें, किसको कैसे मनाएं। बैठकों का दौर बिहाइंड द कर्टेन लगातार जारी है। दिन रात एक दूसरे के टच में नेता लोग हैं कि किस तरीके से मना लिया जाए। सामने पिक्चर कुछ और दे रहे हैं, पीछे हर कोई अपनी अपनी गोटी सेट कर रहा है। अब जीतन राम मांझी ने कह दिया है कि अगर 100 सीटों से कम मिली, 15 से 20 सीटें कम मिली तो 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार जब चिराग पासवान हनुमान बने थे तो 137 सीटों पे लड़े थे और जेडीयू के खिलाफ खड़े थे। जेडीयू को नुकसान हुआ था, 43 सीटों पर आकर रुक गई थी। इस बार कांग्रेस अगर तेजस्वी को सीएम का फेस बताने में देरी कर रही है या कह रही है जनता चुनेगी, तो अब धीरे धीरे तेजस्वी ने भी 243 सीटें बता दी हैं कि 243 सीट पर वो लड़ेंगे। हालांकि उनका इसमें कहना यह है कि जो सहयोगी होगा उसकी सीट भी बिल्कुल आरजेडी अपनी जगह से लड़ेगी, लेकिन जो कार्यकर्ताओं को समझाना होता है, जो कहना होता है, जिससे बज क्रिएट होता है सोशल मीडिया से लेके हर तक हर चर्चा पे, वो जरूर कर रहे हैं। कांग्रेस भी अभी सीटें नहीं जान पा रही है कि तेजस्वी के खाते से कितनी निकलेंगे। हर तरीके की वो दबाव की राजनीति कर रहे हैं। तो पहले सुन लेते हैं जीतन राम मांझी और तेजस्वी क्या कह रहे हैं। दोनों गठबंधन के अलग अलग नेता हैं, लेकिन फिर उसके बाद एक चर्चा शुरू करेंगे। विश्वास है कि जब हमारी मांग है, हमारी मंशा है, तो वो भी चाहेंगे कि हमारा एनडीए का पार्टनर मजबूत हो, और मजबूत होने के लिए सही है कि मान्यता प्राप्त सीट हमको मिलना चाहिए। इसलिए हमने कहा कि हमको पहला तो यही है कि सीट उतना मान्यता प्राप्त होने लायक सीट मिल जाएगी, और दूसरा विकल्प हमने बताया कि दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि हम 100 सीट पर लड़ें, हर सीट पर 10,000, 5,000, 20,000 वोट ला के 6% वोट हम ले आवें, तब मान्यता प्राप्त हो सकती है। 243 सीट पर तेजस्वी चुनाव लड़ेगा। चाहे कांटी हो, मुजफ्फरपुर हो, बौछार हो, गाय घाट हो, अपन हमारे मुन्ना जी का क्षेत्र हो, हर जगह से तेजस्वी चुनाव लड़ने का काम करेगा। आप लोगों से अपील है कि तेजस्वी को देख करके वोट दीजिए, तो आगे ले जाने का काम करेगा। तेजस्वी को देख कर वोट दीजिए। उधर भी अभी चेहरा नहीं। मेरे साथ राम बंधु वत्स जी और संतोष जी, दो लोग वरिष्ठ लोग जुड़ चुके हैं। संजय कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं चलूँगा राम बंधु जी आपके पास। ये जो जीतन राम मांझी ने बात कही है, इसको आप अगर पूरी तरीके से पॉलिटिकल तरीके से देखा जाए तो ये कितना दबाव है एनडीए पर, या अब समय आ गया है कि दोनों गठबंधनों में अभी लास्ट टाइम चर्निंग है, कुछ होगा जरूर अभी? जी, अब चुनाव का आखिरी दौर आ गया है, तो इसमें टिकट बंटवारे को लेकर के जो भी घमासान होने हैं, वो समझिए कि वो अपने चरम पे है। और जीतनराम मांझी ने जो पत्रकारों से बात करते हुए अपनी व्यवस्था बताई भी कि उन्हें राज्य में पार्टी को मान्यता प्राप्त करने के लिए कम से कम 8 सीटें चाहिए, 6% वोट भी चाहिए।
तो इसके लिए उन्हें अधिक से अधिक सीटें चाहिए। तो निश्चित तौर पे वो अधिक सीटें लेने का 15 सीटों की जो उनकी मांग है, इसको लेने के लिए ही उन्होंने बयान दिया है और उन्होंने सीधे सपाट तरीके से कह भी दिया कि हम अपनी पार्टी की मान्यता को राज्य स्तर पे पार्टी की मान्यता को बचाए रखना है। तो ये उनका एक दबाव भी है और एनडीए गठबंधन में उनको 10 या 10 से कम सीटें, पिछली बार उनको 7 सीटें मिली थी, तो उसी के आसपास सीटें मिलने की जो बात है वो कही जा रही है। इस तरह की अटकलें मीडिया में भी लगाई जा रही है, तो इससे वो दबाव महसूस कर रहे हैं और यही कारण है कि उन्होंने कह दिया कि अगर उन्हें उचित सीटें नहीं मिली, 15 के लगभग में सीटें नहीं मिली, तो वो 100 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। जीताराम मांझी मुसहर समाज के, मांझी समाज के बड़े नेता हैं। उन्होंने ऐसा कहा है कि हर सीटों पे लगभग 10,000 15,000 वोट है, तो सीटें चाहे उनकी जितनी आए ना आए, वोट प्रतिशत का जो आंकड़ा है 6% वो पार कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ अधिक सीटें लेने की ही बात है, मतलब कि वो जो उनकी पार्टी को जो मान्यता मिलने की बात है उससे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं अगर उनको 10 से अधिक सीटें मिल जाएं। तो ये सीट अधिक से अधिक मिले, इसी की ये गुत्थम गुत्थी है और स्वाभाविक भी है। जो भी घटक दल हैं वो बड़ी पार्टियों से, छोटी पार्टी हैं जो बड़ी पार्टियों से इस तरह की बात करती ही हैं, चाहे चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा की भी वो भी अंदर खाने में वो भी ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक सीटें मिले। तो ये आखिरी दौर है, तो इस तरह के बयानबाजी और इस तरह की जो टकराहट है वो मिलना स्वाभाविक है। और जीताराम मांझी दलित के नेता हैं, बीजेपी के पास चिराग पासवान के बाद जीताराम मांझी हैं जिसके जरिए वो दलित वोट अपने खेमे में लाती है। अब बीजेपी को ऐसा लगता है कि जो जीताराम मांझी हैं उनका प्रभाव मगध के क्षेत्रों में तो है, इसमें संशय नहीं है, लेकिन जो तिरहुत का क्षेत्र है, उसी क्षेत्र है, उसमें उनका प्रभाव उतना नहीं है। वहाँ पे जो मुसहर समाज है, मांझी समाज है, उनका बीजेपी अपने ही स्तर से वोट ले लेती है। तो बड़ी पार्टियां चाहती है कि छोटी पार्टियों को सीमित वोट मिले और ये चुनावी वक्त होता है जब छोटी पार्टी भी अपने अन्य विधानसभा क्षेत्रों में पैर पसार सके। तो ये जो टकराहट है वो अंतिम दौर का टकराहट है और अंतिम दौर की टकराहट है। बिल्कुल ठीक कहा राम बंधु जी आपने। मैं चलूंगा संजय जी के पास। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये जानना चाह रहा था, जीतन राम मांझी ने जिस तरीके से दबाव बनाना शुरू किया है, ये वाकई में 22 तारीख से नवरात्र शुरू है, उसके बाद उसी हफ्ते के लास्ट तक चुनाव आयोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता। 30 तारीख को है शायद आखिरी सूची जारी होगी, उसके एक हफ्ते के अंदर हो जाता है। तो ये जीतन राम मांझी का जो दबाव है, ये दबाव के 10-12 सीटें जो राम बंधु जी कह रहे हैं, अगर 10 सीटें मिल जाए तो मान जाएंगे, या बीजेपी की ही कोई स्ट्रेटजी है कि जिसमें वो 100 सीटों पर लड़े तो फायदा बीजेपी को कई सीटों पर मिल जाएगा? नहीं, आपके जो सवाल हैं उसी में उत्तर भी हैं। आपने दोनों बातें कही। एक, मांझी जी चाहते हैं कि अब तो चुनाव की घोषणा हो जाएगी, जितना जल्दी मेरे हिस्से की सीटों की घोषणा। और जब भी चिराग पासवान एक स्टैंड लेते हैं तो मांझी जी को फिर जेडीयू अंदर से टाइट करती है, बीजेपी नहीं, जेडीयू कहती है कि आप अपने हिस्से में अधिक से अधिक सीटें मांगो, तब जाकर के ये बैलेंस होंगे। तो मांझी जी को बैलेंसिंग फैक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बिहार की सीटें तो 243 ही है ना जी। 243 सीटों में अगर 100 सीट पर भी ये लोग लड़ते हैं, जेडीयू और बीजेपी, और कहा जा रहा है कि अधिक सीटें चिराग को दी जाएगी क्योंकि उनका वोट परसेंटेज अधिक है, 5-5.5% जो है माना जाता है कि पासवान समाज का वोट है। जिस वोट को ट्रांसफर कराने की बात कही जाती है कि रामविलास पासवान जी करा लेते थे, चिराग जी भी करा लेंगे, लेकिन वो वोट ट्रांसफर तब कराते हैं जब उनके साथ एनडीए की ताकत होती है। एनडीए की ताकत नहीं होती है तो वो नहीं करा पाते, वो फिर वोट फ्रैक्चर्ड होता है। तो चिराग पासवान जिस तरह से सीटों को लेकर के अरुण भारती से बार बार बयान दिलवा रहे हैं, उन्हीं को बैलेंस करने के लिए मांझी जी से एक बयान दिलवाया गया कि मांझी जी कहिए कि भाई हमें भी 20 से 25 सीटें चाहिए, और नहीं तो हम भी 100 सीट पर लड़ेंगे। जिस भाषा में चिराग बोल रहे हैं उसी भाषा में आप बोलिए। तो मांझी जी का इस्तेमाल संतुलन के लिए किया जाता है कि संतुलित रहें और बीजेपी
के हनुमान माने जाते हैं चिराग, वो तो इसलिए खुद कहे। चिराग की जो भाषा होती है वो बीजेपी से मिलती जुलती भाषा होती है, और जो मांझी जी की भाषा होती है वो जेडीयू से प्रभावित भाषा होती है। लेकिन ये सब पोस्टरिंग है, पोजिशनिंग है। मैं इतना ही समझता हूँ 43 सीटों का बंटवारा होगा। अब उसमें 10 सीटें मांझी जी को मिलेगी कि 20 सीटें मिलेगी, वो तो मांझी जी को भी समझ में आ रहा होगा, और चिराग जी को भी पता है कि वो 100 सीटें कहाँ से में मिल जाएगी। तो 43 सीटों में उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, इनको एकोमोडेट किया जाएगा, और भी कोई अलायंस के पार्टनर भी कहीं से नाराज होकर के आएंगे तो उनको भी एकोमोडेट किया जाएगा। मेरी जो समझ है, मेरी जो नहीं जानकारी है, नहीं यही ठीक, आपका आकलन अभी तक तो बहुत ही सटीक रहा है, लेकिन आप ये बताइए दोनों तरफ से दलित फेस एक दूसरे को घुड़की दिलाने का काम, कह ले सियासी घुड़की दिलाने का काम हो रहा है। लेकिन क्या अगर 2020 को याद कर ले, जिस हिसाब से 137 सीटों पर चिराग पासवान लड़ गए, घाटा जेडीयू को हो गया, तो क्या जेडीयू अब की ये दिखाना चाह रही है अगर 100 सीटों पे जीतन राम मांझी लड़ेंगे तो मगध में पिछली बार भी साफ थे, मगध और शाहबाद क्षेत्र में, तो अब की सेंट्रल में भी इनको झटका पहुंचा सकते हैं जीतन राम मांझी अगर अलग लड़ जाते हैं? राजनीति में अर्थमेटिक जैसी कोई चीज नहीं होती है कि 2 जोड़ 2 बराबर 4 होता है। ठीक है, वो जितनी सीटों पर लड़ गए, चिराग जीते कितनी पर? 1 सीट जीते, और वो भी नहीं बचा पाए। वो भी इनके जो थे वो चले गए जेडीयू में, जो इनके उम्मीदवार थे जीते हुए राजकुमार जी, सिंह। जी। लड़ने के लिए तो भाई लोकतंत्र आजादी देती है 243 पर लड़ जाए, और ऐसा कुछ नहीं है कि जो दलित हैं इसके यही बड़े छत्रप हैं, और फ्रैक्चर्ड वोट नहीं होता है। मांझी जी लड़े, चिराग जी लड़े, लेकिन दलितों में भी अब एक, ठीक है, उनके नेता के तौर पर हैं कि मांझी समाज नेता मानता है जीतन राम मांझी को, चिराग जी को नेता मानता है पासवान समाज रामविलास पासवान जी के बाद। लेकिन ऐसा नहीं है कि वोट फ्रैक्चर्ड नहीं होता और परिस्थितियां नहीं बदलती है। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन बिल्कुल आमने सामने होगी, तो जो कहा जाता है ना कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। अब एक बार चिराग ने बगावती उम्मीदवारों को खड़ा करके और 43 सीटों पर जेडीयू को ला दिया, तो कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ मट्ठा भी लोग फूंक करके पीते हैं। जी, जी। इस बार इनके सारे अलायंस के पार्टनर पहले से ही मट्ठा फूंकना शुरू कर दिए हैं, इसलिए वैसा प्रयोग बार बार दोहराया जाएगा, ऐसा संभव नहीं है राजनीति। ऐसा संभव नहीं है। एक आपको शायद जल्दी निकलना है, थोड़ा सा मैं एक आपसे, महागठबंधन में भी बड़ी रार दिखाई पड़ रही है। बोला तो ये जा रहा है जनता तय करेगी सीएम फेस, तो तेजस्वी भी सीटों को लेकर खुलासा नहीं कर रहे हैं। श्री कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि छोटे दल जब आएंगे, कुछ नए जुड़ते हैं, मुकेश सहनी के लिए भी अब वो दबाव बना रहे हैं चिराग पर कि आपको सीटें देनी पड़ेंगी, या आईपी गुप्ता जैसे छोटे दल, पान पार्टी अगर कल को इंडिया गठबंधन में आ जाए, महागठबंधन में, तो क्या आपको लगता है कि तेजस्वी पिछली बार फिर वही दूध का जला छाछ यहां भी आएगा कि पिछली बार 70 दी 19 जीते, तो नहीं, इस बार आप महागठबंधन की पोजीशनिंग क्या देख रहे हैं? नहीं, वो 70 दे दें, 100 दे दें, लेकिन कांग्रेस ने जो बताया वो कहा कि हमारे हिस्से में जब कमजोर सीटें दे देंगे तो हम कहां से जीतेंगे, और उस 70 में 37 सीट पर उन्होंने तो लड़ने से भी इस बार इनकार कर दिया, कहा कि वो 37 सीट आप अपने हिस्से में रखिए, मैं नहीं लड़ूंगा, आप लड़ लीजिए उस पर। दूसरी बात, 21 सीट ऐसी उनको दी गई थी कांग्रेस को जब महागठबंधन न 10 में चुनाव जीती, न 15 में चुनाव जीती, न 20 में चुनाव जीती। तो जो कमजोर सीटें हैं, गिनती करवाने के लिए अगर कांग्रेस के खाते में आप डाल देंगे तो कांग्रेस कहां से परिणाम दे देगी। कांग्रेस कह रही है कि अगर आप मजबूत सीटों का एक सर्वे कर करके उस पर लड़ते हैं, हमें भी मजबूत सीटें चाहिए। इसी को लेकर के थोड़ा कांग्रेस और आरजेडी में चीजें बन नहीं पा रही है। कांग्रेस इस बार सतर्क है, अलर्ट है कि हमारे हिस्से में गिनती करवा दी जाएगी सीटें और कमजोर सीटें मिल जाएगी, तो हम जीत कहां से पाएंगे? परसेप्शन यही जाएगा, सही कह रहे हैं। लेकिन फिर तो जो सबसे ज्यादा लड़ाई का पॉइंट बनेगा तो जहां आज प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, सीमांचल, पूर्णिया, या इस बेल्ट में ही ये दोनों आपस में लड़के रहेंगे। नहीं, देखिए, सीमांचल और जो कोसी का मिथिलांचल का जो क्षेत्र है जहां पूर्णिया में प्रधानमंत्री हैं, वहां 63 विधानसभा की सीटें हैं।
जी और वो एनडीए का मजबूत ये रहा है, क्षेत्र रहा है। मगध साहबाद में एनडीए कमजोर होती है, इंडिया गठबंधन मजबूत होती है। वहीं जिस कोसी और जिस सीमांचल में की बात आप कर रहे हैं, उन 63 सीटों में परफॉर्म करती है एनडीए। तो जी बार बार प्रधानमंत्री का मधुबनी जाना, पूर्णिया जाना कि अपनी मजबूत सीटों को और भी धार देना, और एक बार इस बार पसमानदा का कार्ड भी ये खेल रहे हैं बीजेपी और प्रधानमंत्री की कहीं पसमानदा समाज को हम थोड़ा भी अपने तरफ जोड़ने में कामयाब रहे, थोड़ा भी वोट प्लस हुआ। आज ही तो मैं देख रहा था कि जो ओवैसी जी की पार्टी है, उन्होंने आरजेडी का जो जिला अध्यक्ष हैं वहाँ के किशनगंज के, वो मिल गए हैं ओवैसी जी की पार्टी में। तो ओवैसी अपना प्रेजेंस बनाए हुए हैं, बीजेपी पसमानदा कार्ड खेल रही है। तो वो जहां प्रधानमंत्री जी उस पूर्णिया में गए हुए हैं, उससे मिलते जुलते हुए जो 63 विधानसभा की सीटें हैं, वहां एनडीए मजबूत स्थिति में है। आपस में कोऑर्डिनेशन होगा, थोड़ा पोस्चरिंग पोजिशनिंग। अब राजनीति में तो जो इनके उम्मीदवार हैं, जो इनकी पार्टी के साथ खड़े हैं, 5 साल तक इनका झंडा लेके चल रहे हैं, उनको अभी से निराश नहीं न करेंगे। वो तो कहेंगे कि हम इतना सीट मांग रहे थे, लेकिन अब तो गठबंधन टूट जाता, आप लोग ही कहते कि आप इसमें बाधक बन गए। तो अपने कार्यकर्ताओं को भी समझाना पड़ता है, इसलिए पोजिशनिंग पोस्चरिंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है संजय जी, पोजीशनिंग और पोस्चरिंग देखने को मिलेगी। संतोष जी, ये वाकई में दबाव तो छोटे दल बनाते ही हैं, जैसा राम बंधु जी ने कहा शुरुआत में। संजय जी भी वही बात कह रहे हैं कि भाई वो इस समय बार्गेन नहीं करेंगे तो किस समय करेंगे। अब तो ये भी है ना, चुनाव के बाद जो बड़ा गठबंधन होगा, जो कम सीटें पाएंगे उनके चले जाते। चिराग पासवान के एक जीते थे, जेडीयू में चले गए, जिस जेडीयू पर इतना बड़ा को हराने के लिए आरोप है। तो आपकी नजर में अभी कौन सा गठबंधन सीटों को लेकर टकराव में ज्यादा है? महागठबंधन में टकराव है कि एनडीए में टकराव है? देखिए, दोनों गठबंधन में टकराव है, लेकिन वो भी टकराव बस चुनाव घोषणा तक है। एनडीए के भी जो नेता हैं, एक हाथ छोड़ दिया जाए तो सब लोग एनडीए में ही रहेंगे, बार्गेन कर लेंगे। जीतन राम मांझी हो या चिराग पासवान एनडीए में, दोनों में हिम्मत नहीं है कि वो अकेले चुनाव लड़ लें, क्योंकि केंद्र में अभी मंत्री हैं दोनों, और केंद्र का मंत्री पद छोड़कर 4 साल बाहर कोई नहीं रहना चाहेंगे। अभी 4 साल चुनाव में है, 3.5 साल जी। तो कोई भी नेता केंद्र का मंत्री पद छोड़ करके बाहर नहीं रहना पसंद करेंगे। चिराग पासवान की बात कर लीजिए, पिछली बार 2020 में वो चुनाव लड़े थे, तो भाजपा की सहमति से ही चुनाव लड़े थे। चिराग पासवान भाजपा के हनुमान बनकर चुनाव लड़े थे। और जीतन राम मांझी, जैसा आपने कहा, जीतन राम मांझी भी अगर चुनाव लड़ेंगे तो भाजपा की सहमति से ही भाजपा इशारा करेगी कि ठीक है आप चुनाव लड़िए, और डमी कैंडिडेट के रूप में वो कैंडिडेट देंगे जो कि आरजेडी का वोट काटे, इंडिया गठबंधन का वोट काटे। चाहे चिराग पासवान भी लड़ेंगे तो उसी की सहमति से, या तो जेडीयू को नुकसान पहुंचाने के लिए या आरजेडी को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो डमी कैंडिडेट के रूप में देंगे। ऐसे दोनों में कोई नेता ऐसे नहीं है जो केंद्र का मंत्री पद छोड़ करके चुनावी अखाड़े में उतरे अकेले अपने नाम पर। और केंद्र की सत्ता ऐसी है अभी कि जहां बाहर जाएंगे चिराग पासवान, पिछली बार तो नीतीश जी के जवाब में उनकी पार्टी टूटी, उसके बाद उनका घर खाली करा दिया गया। इस बार फिर उन पर सीबीआई और ईडी का मामला आ जाएगा, चिराग पासवान पर हो या जीतन राम मांझी हो। इसलिए कोई भी एनडीए छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे, एनडीए में ही लड़ेंगे रहेंगे, सीटों का बार्गेनिंग करते रहेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा मिल जाए। जैसे चिराग पासवान की 20 सीटों की बात हो रही है, चिराग पासवान को, और जीतन राम मांझी को। अरुण भारती तो कह रहे हैं 37 से 137 के 43 से 137 के बीच में सीटें चाहिए। देखिए, बोले ना, अभी बार्गेन करते रहेंगे, बोलते रहेंगे कि जितना सीटें हमें इतनी सीटें चाहिए, इतनी सीटें चाहिए। लेकिन चिराग पासवान को भी मैक्सिमम मिलेगा तो 30 सीट, उससे ज्यादा सीट मिलने की संभावना नहीं है। और जीतन राम मांझी जी को मैक्सिमम मिलेगा तो 10 सीट, उससे ज्यादा मिलने की संभावना नहीं है। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा जो है वो एनडीए से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि वो ना तो केंद्र में मंत्री हैं और वो हमेशा निर्णय लेते हैं, मंत्री पद भी छोड़ते हैं और राज्यसभा से भी इस्तीफा दिया, एमएलसी से भी। अभी तो उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में एक नेता है जो निर्णय लेने की स्थिति में है। वो, उन्हें अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो उपेंद्र कुशवाहा
एनडीए से अलग होकर इंडिया गठबंधन का दामन थाम सकते हैं। और इंडिया अब गठबंधन में इंडिया जा भी गठबंधन सकते हैं, ये एक आप बड़ी बात कह रहे हैं, जबकि वो लगातार अभी तो जेडीयू को समझा रहे हैं राम बंधु जी कि अपना उत्तराधिकारी घोषित कर लो, पता नहीं क्या हो, और वो बेबाक तरीके से कह रहे हैं कि एनडीए मजबूत है। लेकिन देखिए अंदर अंदर क्या खेल चलता है, क्योंकि अगर 20 सीटें 43 में ले गए चिराग पासवान तो बचेंगी तो 23 सीटें, उसमें कैसे बंटवारा होगा भाई? वो 5 सीटें जी। लड़ने के लिए थोड़ी ना घूम रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। जी उपेंद्र कुशवाहा जी की स्थिति थोड़ी जीतनराम मांझी या चिराग पासवान से अलग है। लोकसभा चुनाव में भी उनका जो प्रदर्शन रहा उससे एनडीए को जो भी हानि हुआ या इंडिया गठबंधन को लाभ हुआ था, तो उनकी नाराजगी का जो असर हुआ तो वो उसी चीज वो उस अपने उसी प्रभाव का फिर इस्तेमाल दबाव के रूप में कर रहे हैं, और वो भी चिराग पासवान या जीतनराम मांझी की तरह अधिक सीटें चाहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब 43 सीटें, मुझे ऐसा लगता है कि 43 से भी हो सकती है कि कम सीटें, 40 सीट में ही इन तीनों लोगों को आपस में सीटों का बंटवारा हो सकता है। 103 सीटों के लगभग में तो बीजेपी और जदयू ही रख लेगी। वहां भी जदयू जो है वो 1 सीट ले, 2 सीट ले, बीजेपी से ज्यादा लेना चाहेगी, और 100 सीटों से कम तो जदयू या बीजेपी खुद लड़ना नहीं चाहेगी। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 40 सीटों में ही इन तीनों लोगों को रखा जाएगा। तो उपेंद्र कुशवाहा की जो स्थिति है या जो जातिगत आधार है उनका, वो जीतनराम मांझी या चिराग पासवान के अनुसार थोड़ा हल्का है। तो इसलिए उनको कम सीटें देने की बात एनडीए में बीजेपी या जदयू कर सकती है, तो उनपे कुछ ज्यादा दबाव पड़ सकता है। यानी कि जीतनराम मांझी या चिराग पासवान की तुलना में उन्हें कम सीटें मिले, ऐसा दबाव उन पे पड़ रहा होगा, इसलिए उनके मन में भी खलबली होगी। और लोकसभा चुनाव में उन्होंने कुछ ऐसा कर भी दिखाया था जिससे कि एनडीए को हानि का सामना करना पड़ा था। तो इस तरह की बातें तो हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हर ये जितने भी पहलू हैं वो सब सप्ताह भर या 10 दिन के अंदर सब कुछ जो भी होगा वो नजर के सामने आ जाएगा, क्योंकि अब तो चुनाव बहुत करीब है। कुछ ही दिन, 1 या 2 सप्ताह ही बचे हैं, आचार संहिता भी लग जा सकता है। तो ऐसे में सब कुछ बिल्कुल लोगों के नजर के सामने आएगा कि किसको किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अगर इंडिया गठबंधन में जाते हैं तो क्या उन्हें कितनी सीटें मिलेंगी, और फिर अगर वो जाएंगे तो किसके हिस्से के सीट लेंगे, क्योंकि वहां भी 243 में बात है, वहां भी वामपंथी पार्टी है, एक मुकेश सहनी भी हैं, और मुकेश सहनी तो 30 सीटें मांग रहे हैं। मुकेश सहनी तो और बोले 30 सीटों से नीचे हम जाएंगे ही नहीं। जी, और एक बात और है कि देखिए एनडीए में जो प्रमुख पार्टी है जदयू है और बीजेपी है, टिकट बंटवारे को लेकर के इन लोगों का अभी कोई तीखा बयान नहीं आया है। लेकिन महागठबंधन में जो प्रमुख पार्टी है आरजेडी, उसके जो सबसे प्रमुख नेता तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने ही कह दिया है कि ऐसा भी हो सकता है कि हम सभी सीटों पे चुनाव लड़ लें। इसका मतलब कि वहां टकराहट ज्यादा है। वहां पे 2 तरीके की टकराहट है। एक तो ये भी है कि वहां अभी मुख्यमंत्री का चेहरा स्पष्ट भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी कभी भी खुले मन से अभी तक ये नहीं कह पाई है कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा, तेजस्वी यादव होंगे या नहीं होंगे। हाँ, हालांकि जो दीपंकर भट्टाचार्य कई दफा बोल चुके हैं कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस तरीके से नहीं बोल पाई है। तो वहां पे मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के भी एक टकराव है। आता हूं नेक्स्ट राउंड में आपके पास, राम बंधु जी आ रहा हूं नेक्स्ट राउंड में। कह रहे हैं कि कांग्रेस की स्ट्रेटेजी भी है कि अभी चेहरा न डिक्लेयर करवाइए, नहीं तो यादव वर्सेस, क्योंकि हरियाणा में वो झेल चुके हैं, 1 वर्सेस 36 हो गया, 35 अन्य जातियां हो गई थी। तो वो ये नहीं चाह रहे हैं कि अभी से अगर तेजस्वी को डिक्लेयर करेंगे तो फिर वही यादव वर्सेस ऑल होके चला जाएगा। और वाकई में जब 15 दिन बाद चुनाव का ऐलान हो जाएगा और उसके बाद जब कैंपेन बीजेपी का शुरू होता है, तब फिर वो अलग तरीके से एक नैरेटिव जनता के बीच जाता है। रमेश ठाकुर जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जीतनराम मांझी ने, आपको पता है कि कहा है कि अब मुझे सम्मानजनक सीटें चाहिए, हमको 15 से 20 सीटें मिलनी चाहिए जिससे हम अपने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पा सकें, नहीं तो हम 100 सीटों पर लड़ेंगे। तेजस्वी क्या अभी
महागठबंधन में भी बड़ा ऊपर नीचे चल रहा है। आपको क्या लग रहा है कि ये, मेरी और पैनलिस्ट से बात हुई, उनकी अभी तक यही राय है कि इस समय तो प्रेशर बनाएंगे ही, लेकिन अब की रिजल्ट भी देना होगा। बीजेपी पिछली बार इनके प्रकार हर बार झेलती आई, अगर इस बार भी कहीं नीतीश कुमार पलट गए या जेडीयू पलट गई तो फिर बीजेपी के लिए बिहार सबसे कमजोर जमीन हो जाएगी। देखिए पुष्कर जी, बोर्ड अधिकार यात्रा के बाद में एक एनडीए ने अपना इंटरनल एक सर्वे करवाया है, जिसमें उन्होंने विशेषकर उन सीटों पे चुनाव और वहां पे ये सामने चीजें लाके उन्होंने कोशिश करी है कि जो हमारे साथ में गठबंधन की जितने भी साथी हैं उनकी स्थिति इस समय क्या है। तो 2-2.5 सीटें ऐसी निकली हैं जहां पे हम पार्टी, जो जीतन राम मांझी की जो पार्टी है, जहां उनका जो दमखम है, जो वहां पे उनका रसूख जिसको कहें, वहां पे पाया गया है। अब 2.5 सीटों के बाद में 3-4 सीटें आपकी बढ़ सकती हैं, 6 सीटों तक बात बन सकती है। अब आप 15 सीटों की तो बात कर ही रहे थे, आप उससे भी ज्यादा आगे आपकी बात निकल गई है। क्योंकि देखो, इस बार का जो चुनाव है एनडीए के लिए बड़ा प्रतिष्ठित चुनाव बन गया है। जिस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पूरे बिहार को घेराबंदी जिस तरीके से कर रहे हैं, उधर से प्रशांत किशोर भी हैं, तो ऐसे में एक टारगेट लेके जो एनडीए चल रही है कि नहीं, नीतीश कुमार जी की अगुवाई में उनके साथ में रह के हमें किसी भी सूरत में हमें अपनी सरकार बनानी है, और उस सरकार में भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं वो सबसे ज्यादा हो, सीएम उनका बने, और जो बड़े मलाईदार जितने भी जो पद हैं वो भी उनके पास रहें, ऐसी मंशा लेके भारतीय जनता पार्टी चल रही है। अब बात आ जाती पूरे एनडीए की। अब एनडीए गठबंधन में जो उनके साथी हैं, चाहे चिराग हो जाए, चाहे मांझी जी हो जाए, चाहे दूसरे दल के हो जाए, अब पहले इनके साथ में वीआईपी के भी मुकेश सहनी भी होते थे, वो भी वहां जब पहुंचे हुए दूसरी तरफ वो भी वहां पे 100 सीटों की मांग कर रहे हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपको 100 सीटें या 90 सीटें 60 सीटें भी मिल जाए। दर्जन भर भी अगर सीटों पे अगर आपकी बात बन जाती है तो बहुत बड़ी गनीमत होगी। लेकिन इस बार का जो बिहार का जो समीकरण है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। एसआईआर के बाद में एक खाका पूरी टेबल पे चाहे इंडिया गठबंधन हो उनके सामने भी है, एनडीए गठबंधन के भी साथ पास में है। उन्होंने कहा भाई वैसे वोटरों की तो छटनी हो गई, जिन वोटरों के आधार पे फर्जी वोट पड़ते थे या उनके आधार पे किसी तरीके से जो वोटिंग होती थी, जो वो सब कर लिया जाता था, लेकिन वो अब नहीं होगा। अब पूरी तरीके से पारदर्शी है, फ्रेश तरीके से वोटिंग होगी। यहाँ पे कौन जीत के आ सकता है, जिसको लेके हर एक विधानसभा में, चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो, दोनों पूरी तरीके से अपना सर्वे करवा रहे हैं, लोगों से सर्वे करवा रहे हैं। पीआर कंपनियों को भी उन्होंने खड़ा कर दिया है, जो सर्वे कंपनियां जो आउटर वाली निजी, उनको भी खड़ा कर दिया। तो जिनकी रिपोर्ट निकल के धीरे धीरे आ रही है, तो उस हिसाब से ये लगता है कि जो गठबंधन में, चाहे इंडिया गठबंधन के साथ में हो चाहे फिर एनडीए गठबंधन में हो, तो उनका इतना वो ज्यादा रहा नहीं है। क्योंकि इस समय जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो ज्यादा प्रभाव में है, उनकी ज्यादा वाहवाही हो रही है। अब कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी होने के बाद, देश की सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद, तेजस्वी यादव भी उनको उतना तवज्जो नहीं देंगे जितनी वो डिमांड करेंगे। जब वहां ऐसी स्थिति है तो जीतन मांझी जो है बोली है। तो मुझे लगता है कि 5, 6, 7 सीटों के बाद ज्यादा से ज्यादा अगर दर्जन भर इनको सीटें मिल जाती है तो बहुत बड़ी होगी। तरजीह नहीं मिलेगी। संतोष जी आवाज इको कर रही है शायद। संतोष जी, एक चीज आपसे ये समझना चाह रहे हैं, अगर देखें कि दलित वोट बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें चिराग और जीतन राम मांझी की दोनों लोगों की अपनी अपनी उपयोगिता है, जो कैटलिस्ट आप समझ लीजिए काम कर जाएंगे और जीत का वो बन जाता है आधार। क्या अब जेडीयू उस स्थिति में है कि जो जेडीयू का एक वोटर होता था, ठीक है 24 के चुनाव कह रहे हैं, ये नतीजे कह रहे हैं कि जेडीयू वैसी हाल में नहीं है जो 2020 में थी, लेकिन फिर विधानसभा में वोटर अलग अलग वोट डालता है। क्या अब वो करिश्मा बचा है? नीतीश कुमार उतना बाइंडिंग फैक्टर होंगे सबकी, क्योंकि ये सारा खेल नीतीश कुमार के आसपास ही जीत दिलाएगा बीजेपी को। देखिए, नीतीश
कुमार का करिश्मा 2010 में जो हुआ था उतना तो नहीं है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार का वोट बैंक एकजुट है। नीतीश कुमार कहा जाता है कि कितना भी बीमार रहे, कितना भी अस्वस्थ रहे, कोई कुछ भी कह ले, एक तो यह भी कहा जाता है कि वो एकदम बिस्तर पे पड़े रहेंगे और जिस पार्टी से गठबंधन में रहेंगे उसी पार्टी को उनके समर्थक वोट देंगे। जो 12 से 15% वोट है वो उनका एनडीए को पड़ेगा। नीतीश कुमार जिस आरजेडी के साथ जाएंगे आरजेडी को मिलेगा, एनडीए के साथ रहेंगे एनडीए में जाएगा, जिसके साथ रहेंगे उसको वोट मिलेगा। हाँ, बीजेपी का जो वोटर है वो नीतीश कुमार को वोट नहीं करते हैं। बीजेपी के जो वोटर है वो 25%, 50% कहीं उनके वोटर नीतीश कुमार के कैंडिडेट को वोट नहीं करते हैं। और इस बार भी वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, जो कि बीजेपी के लोग नाराज हैं नीतीश कुमार से, क्योंकि बार बार जो पलटी मारते हैं, पलटू राम उनको कहा जाता है। तो बीजेपी का जो बेस वोट बैंक है वो नहीं चाहता है कि नीतीश कुमार को अब चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। उनका कहना है कि भाजपा का चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। यही वजह है कि 2020 में भी प्रयास किया गया था कि नीतीश को कम सीटें आए, कम सीटें आए, और भाजपा ने चिराग पासवान को खड़ा किया था कि नीतीश को कम सीट आए और भाजपा का चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन उस समय लालू यादव को ज्यादा सीटें आ गई, तो लालू और नीतीश मिलकर सरकार बना रहे थे, तो मजबूरी में 20 में भाजपा ने नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाया। अब 25 का चुनाव है, तो 25 की भी रणनीति कमोबेश ऐसी ही बनाई जा रही है। बिहार की राजनीति में इस बार चिराग पासवान नहीं है तो प्रशांत किशोर के बारे में भी कहा जाता है कि उनकी फंडिंग जो हो रही है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ताकि नीतीश कुमार को निचले पायदान पे लाया जाए, कम से कम सीट नीतीश कुमार जीत सके और आरजेडी को भी नुकसान पहुंचा सके, ताकि ये प्रशांत किशोर 50 मुस्लिम कैंडिडेट दे रहे हैं। अगर 2-2 हजार भी हर विधानसभा में वोट, 2,000-4,000 वोट भी मुस्लिम कैंडिडेट काट लेते हैं तो आरजेडी को नुकसान होगा। संतोष जी, दूसरी तरफ अब ना वोटर बड़ा समझदार है। मैं अब अपनी चर्चा को इसी इर्द गिर्द लेने जाना चाह रहा था कि एक करिश्मा जो प्रधानमंत्री मोदी का, उसमें नीतीश कुमार का अपना सुशासन वाला चेहरा, ये सब मिलके बड़ी जीत जिता देते थे। लेकिन मैं मानता हूं कि 25 में नीतीश बाबू जिन सीटों पर ये मान के चलते हैं सीमांचल की कि मुसलमान हमको वोट देगा, अब की उन सीटों पे बहुत ही कमजोर विकेट पे हैं, कम से कम जेडीयू। देखिए, मुसलमान नीतीश कुमार को वोट नहीं देने जा रहा है, इस बार एक क्लियर कट है। हाँ, तो 500,000 वोट मिल जाए वो अलग, लेकिन प्रशांत किशोर अगर मुस्लिम कैंडिडेट देंगे तो वो कुछ 1,000-2,000 वोट काट सकते हैं। ओवैसी कैंडिडेट देंगे वो वोट काट सकते हैं, ओवैसी इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो खासकर बिहार में जो अपर कास्ट के वोटर हैं, मगध के रेंज में, सासाराम के रेंज में, वो वोटर भी नीतीश कुमार को वोट नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल, वो प्रशांत किशोर पर सवार हो सकते हैं। अब इसका नुकसान नीतीश कुमार को हो सकता है, लेकिन एनडीए का वोट बैंक अगर एकजुट रहा पूरी तरह से तो फिर वो करिश्मा होगा, क्योंकि वोट बैंक भाजपा का है, जदयू का है, चिराग पासवान का है और मांझी जी का है। ये वोट मिलकर बहुत बड़ा वोट बैंक हो जाएगा। रामबंधु वत्स जी, मैं अब चर्चा को इसलिए इस दूसरे चरण में ले गया कि ठीक है, सीटों का बंटवारा, आप जितने पैनलिस्ट हैं इसीलिए पार्टी वाले नहीं बुलाए थे, सबका ये मानना है कि सब दबाव की राजनीति करते हैं और मिल जाएगा। लेकिन अब है बूथ पर वोट मिलने की बात। अब वैसा चेहरा नहीं रह गया एनडीए के पास कि आप वहां फोटो लगी है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी की, तो फिर वोट एक तरफा पड़ जाएगा। फिर वो मुसलमान भी नहीं देखता है, फिर वो महादलित भी नहीं देखता है, सब एक तरफा एनडीए को जा रहा था। इस बार तो कहानी कुछ चेंज लग रही है जमीन पे आपको कि नहीं? फिर जब सीटों का बंटवारा हो जाएगा तो एनडीए अपना पेस बना लेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो इस बार वोटिंग पैटर्न होगा वो 2020 की तुलना में ज़्यादा जाति आधारित वोटिंग पैटर्न होगा, क्योंकि इस बार एक फैक्टर ये है कि नीतीश कुमार चुनाव के बाद मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो राजनीति है वो कमजोर हुई है या आगे सशक्त होगी। इस तरह की जो नैरेटिव मीडिया में चल रही है, इसका प्रभाव अति पिछड़ी जातियों पे पड़ा है। देखिए, अति पिछड़ी जाति
जो नीतीश कुमार जी का जनाधार है, आज भी कमोबेश उनके पास है ही, और उस जनाधार को नीतीश कुमार के नेतृत्व की या उनके सशक्त राजनीति की चिंता भी है। तो जब भी ये सवाल मीडिया में होता है कि नीतीश कुमार चुनाव के बाद फिर मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं, या उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर के चिंता होती है, तो अति पिछड़ी जाति का और ध्रुवीकरण हो जाता है नीतीश कुमार के प्रति, कि चुनाव में उनका प्रदर्शन जो हो वो सशक्त हो, क्योंकि उनका जनाधार आज भी है। और 2020 में जातिगत समीकरण के साथ साथ एक रोजगार का या एक पलायन का मुद्दा था, जो कि तेजस्वी यादव वो बार बार उठा रहे थे और वो जनता से टच भी हो रहा था। इस बार उनके द्वारा इस तरह की बातें नहीं कही जा रही, उन सबों पे जन स्वराज हावी हो चुका है। तो जो जातिगत जो नैरेटिव है वो ज्यादा हावी रहेगा, क्योंकि नीतीश कुमार को और सशक्त दिखलाना है। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो अन्य मुद्दे हैं, जैसे एसआईआर का मुद्दा हो, ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा हो, या खुद बेरोजगारी या पलायन का मुद्दा हो, इन मुद्दों के आधार पे इस बार उतने वोट नहीं होंगे। पूरी जो आप देख लीजिएगा कि जो दोनों महागठबंधनों में लामबंदी हो रही है, वो जातिगत आधार पे ही हो रही है। आज जन स्वराज का नैरेटिव देख लीजिए, उन्होंने बीजेपी पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, पलायन और बेरोजगारी के मुद्दे को बहुत ही आक्रामक तरीके से प्रशांत किशोर उभारते रहे हैं, लेकिन फिर भी जमीन पे वो क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि वो किसी भी जातिगत समीकरण को लीड नहीं कर पा रहे हैं। उनका जो भी नैरेटिव है वो किसी भी जातिगत समीकरण के किसी भी हिस्से को छू नहीं रहा है, इसीलिए वो जमीन पे कहीं दिख नहीं रहे हैं। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि इस चुनाव में ऐसा भी हो सकता है कि वो एक भी सीट ना जीते, ये कहना कोई अतिशयोक्ति अभी नहीं होगी। तो इस तरीके से ये बातें बताता है कि जातिगत ध्रुवीकरण इस चुनाव में ज्यादा होंगे। वैसे में नीतीश जी का चेहरा बेहद प्रभावशाली होगा। पॉइंट नीतीश और नरेंद्र मोदी। पॉइंट टेकन कि नीतीश जी पर महादलित या उनकी जाति वाले जो 12 से 15% वोट, संतोष जी ने कहा कि कुर्मी जाति खड़ी होगी, लेकिन अब की दो चीजें और चल रही हैं। 24 में बिहार समझ नहीं पाया था संविधान वाला, लेकिन अब वहां भी वो दलित समझ रहा है और कह रहा है कि गलती ये जो सर्वे, इंटरनल सर्वे की अभी बात जैसे हमारे साथ रमेश ठाकुर जी ने की, या आगे आप लोग कह रहे हैं कि पार्टी में इंटरनल सर्वे है, दलित अब की उस तरीके से बंधुआ नहीं होगा वोटर कि नहीं मांझी जी खड़े ये वोट दे देना है, अब एनडीए को भी वोट दे देना है, या मुकेश साहनी। मुझे लगता है मुकेश साहनी अब की बड़ी फोर्स बनकर आपको निकल कर आएंगे चुनाव के बाद। मैं ये नहीं कह रहा वो किसके साथ जा सकते हैं, किसके साथ नहीं जा सकते, अगर जाति पर वोट आपकी बात मान ले। जी मैं पूछ रहा हूं, जिस जाति से मुकेश सहनी मल्लाह के आते हैं, वहां पर वो वोट बैंक अगर जातिगत खूब बटा वोट, तो फिर वो एक डिसाइडिंग फैक्टर होंगे जीत हार में। जी मुकेश साहनी बड़े नेता हैं मल्लाह समाज के, तो वो अगर टिक जाते हैं महागठबंधन में, तो इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। लेकिन अगर आप देखेंगे वोटिंग पैटर्न को, तो मल्लाह समाज के वो एक छत्र नेता नहीं है, जैसे कि पासवान समाज के एक छत्र नेता चिराग पासवान है, जहां वो जाएंगे वो वोट वहीं जाएगा। अगर वो अकेले लड़ेंगे तो वो किसी भी गठबंधन में वोट नहीं जाएगा। इस तरह की जो बात है वो मुकेश सहनी के साथ जुड़ी हुई नहीं है। मल्लाह समाज में या निषाद में बहुत अधिक, लगभग 60% वोट तो खुद बीजेपी और नीतीश कुमार का है, यानी एनडीए का है। वो 40% से ज्यादा वोट ट्रांसफर करवा ही नहीं पाते हैं। तो अगर मुकेश सहनी एनडीए में जाते हैं तो मल्लाह समाज का जो वोट जो लीकेज हो जाएगा वो बंद हो जाएगा और एक तरफा चला जाता है एनडीए की तरफ। लेकिन जब वो महागठबंधन की तरफ रहते हैं तो वो लगभग 40% के आसपास ही वोट ले जाते हैं। आप लोकसभा चुनाव को देख लीजिए, उनके कई ऐसे प्रत्याशी हैं, जैसे रितु जायसवाल शिवहर से चुनाव लड़े थे, उन लोगों का सीधा साधा आरोप था कि उन्हें मल्लाह समाज का वोट नहीं मिल पाया। तो जब वो अगर महागठबंधन के साथ रहते हैं तो मात्र 40% के आसपास ही उनके पास वोट जाता है। ये और शेष वोट राम बंधु जी, मैं संतोष जी के पास जाऊं, लेकिन आपसे एक बात पूछूं, अगर जब वो एनडीए के साथ रहते तो 100% मल्लाह मिल जाते हैं और उधर 40 हो रहे हैं, तो ये महागठबंधन को प्लस नहीं होगा? जी निश्चित तौर पे तो वो महागठबंधन के लिए तो लाभकारी सिद्ध होंगे ही, क्योंकि आप देख लीजिएगा कि
2025 में 75% ऐसे सीटें थी जो 5,000 के कम के अंतर से जीता गया था। तो ऐसे में वो उनका जो अगर वो महागठबंधन में रहते हैं तो इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो इकलौते नेता नहीं है, वो जहां जाएंगे नहीं ठीक मल्लाह है, समाज क्योंकि मैं सारे छोटे दलों की चर्चा कर रहा हूं सीट पाने के लिए, तो इसलिए मैं मुकेश सहनी। संतोष जी, आपको नहीं लग रहा है कि अगर राम बंधु जी की बात को बढ़ाकर मैं आगे पूछूं आपसे कि जातिगत होगा ज्यादा चुनाव? आज पूर्णिया में प्रधानमंत्री हैं और हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास, उसके बाद एयरपोर्ट और ट्रेन भी, जो सीमांचल के लिए बड़ी बात है, 4-4 ट्रेनें। आपको ये फैक्टर कितना लगता है जो पीएम मोदी का एम फैक्टर जुड़ जाता है, उससे एम से मोदी के अलावा महिला भी हो जाते हैं? क्या अब की एम मुसलमान सीमांचल का बदलेगा, आपको लग रहा है? देखिए, आप जान लीजिए, इस बार जो वोट होगा अल्पसंख्यक समाज का, खासकर मुसलमानों का वोट बटने की संभावना बहुत कम है, नहीं के बराबर है। वो इंडिया गठबंधन के साथ ही जाएगा। 10% वोट ही बहुत ज्यादा होगा, तो 10% वोट जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वही वोट या कैंडिडेट होंगे तो वहां वो वोट जाएगा। मुस्लिम ही नहीं, आप किसी भी समाज का, चिराग पासवान रहेंगे एनडीए के साथ तो एनडीए में जाएगा। लेकिन मुस्लिम वोट आप कहिएगा कि भाजपा के साथ जाएगा, तो इस बार वो असंभव दिख रहा है। जेडीयू के लिए आपका क्या कहना है? क्योंकि लास्ट लेग में फिर मैं उमेश जी से बात खत्म करूंगा। जेडीयू को मुसलमान कितना आपकी वोट देगा? क्योंकि सीमांचल की ज्यादातर सीटें, अब एनडीए का रिजल्ट ओवरऑल तो सीमांचल और उसमें अच्छा लगता है देख के, लेकिन वहां पे जेडीयू जीतती है क्योंकि मुस्लिम वोट मिलता है उसको। बाकी सारी जातियों का भी कॉम्बिनेशन रहता है, लेकिन उसमें वो आइसिंग हो जाती है मुस्लिम वोटों की और वो जीत जाते हैं। अब की मुस्लिम वोट अगर आपका माने कि इंडिया महागठबंधन पास जाने वाला है एक तरफा, तो फिर दिक्कत आएगी वहां पर। निश्चित तौर पर नीतीश जी को भी इस बार बहुत कम मुस्लिम वोट जाएगा। 10 के चुनाव में मुस्लिम का भी 25 से 30% वोट मिला था, लेकिन इस बार जो स्थिति है बिहार की, पूरी तरह से एकजुटता है। कांग्रेस और जो रैली हुई है, जो वोट अधिकार यात्रा हुई है, उससे खासकर अल्पसंख्यक समाज की गोलबंदी इंडिया गठबंधन के पक्ष में हुई है। और चूंकि नीतीश जी एनडीए के साथ है, भाजपा के साथ है, तो मोदी जी का भी ग्राफ इधर गिरा है और नीतीश जी का भी थोड़ा बहुत ग्राफ गिरा है स्वास्थ्य को लेकर के। तो इस बार मुस्लिम समाज का वोट मुझे नहीं लगता है कि 10% से ज्यादा नीतीश जी को मिल पाएगा। वो भी जहां मुस्लिम कैंडिडेट होंगे वही मिलेगा, जहां मुस्लिम कैंडिडेट नहीं होंगे वहां मिलने की संभावना नहीं के बराबर है। ठीक है। और सभी, जैसे यादव का ही ले लीजिए, यादव समाज का वोट, नित्यानंद राय चुनाव जीतते हैं तो यादव का वोट से थोड़ी जीतते हैं, वो अपर कास्ट वोट से जीतते हैं। भाजपा का जो वोट बैंक है उससे जीतते हैं। बिल्कुल 10% यादव का वोट वो ले पाते हैं, जिसके चलते चुनाव जीतते हैं। बाकी तो एनडीए का ही वोट है। उसी तरह मुस्लिम का भी वोट है जो एकजुट है इंडिया गठबंधन के साथ, और अपर कास्ट का भी वोट लीजिए तो वो बीजेपी के साथ है। 10% वोट ही अपर कास्ट का इंडिया गठबंधन के साथ या 5% जाएगा, नहीं 90% वोट एनडीए के साथ है। तो सभी जातियों का वोट पार्टी विशेष के साथ जुड़ा हुआ है। जो पार्टी जिस गठबंधन में जाएगी उधर वोट जाएगा, और नहीं तो रमेश जी, वोट एकजुट है। रमेश जी, अगर आपसे पूछें तो मुस्लिम बिहार में विधानसभा में कई सीटों पर प्रभाव डालते हैं, और खासतौर सीमांचल में। और आज मैं सीमांचल की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ट्रेंडिंग में भी है और प्रधानमंत्री वहां जाकर आप देखें क्या क्या बोले हैं और सब है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या मुस्लिम जो पसमानदा समाज की बात चल रही है, वो पसमानदा समाज क्या जुड़ेगा? क्योंकि बहुत मेहनत की है बीजेपी ने कि पसमानदा समाज यूपी और बिहार में जुड़े उनके साथ, लेकिन आप एनालिटिकल क्या सोचते हैं कि मुस्लिम एक तरफा गिरेगा और जेडीयू को भी अब की नहीं मिलेगा, जैसा संतोष जी कह रहे थे? नहीं, संतोष जी ने बड़ा अच्छी तरीके से समझाया, लेकिन पसमानदा की जहां तक बात है, देखो एमवाई फैक्टर इस चुनाव में सारे के सारे गणित को ध्वस्त करेगा, ये बात आपको मान के चलो। जो कल जो एक रिपोर्ट आई है जो इंडिया गठबंधन ने अपने से करवाया है, तो उसमें 40% वोट अपने को पाया हुआ उन्होंने माना है।
हालांकि वो पॉलिटिकल पार्टियां, हम उस पर ज्यादा विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन जर्नलिस्टिक के तौर पे अगर आप देखो तो उसमें भाई 14.27 और मुस्लिम है 17.7, ऐसे तो ये हो जाता है 31-32% हो जाता है, जो SIR के बाद छटके जो बाहर निकल के आया है। तो ये भी अगर इंडिया गठबंधन के पास रहता है 32%, और उसके बाद में जितनी भी जातियां हैं उनमें ठीक ठाक इस बार इंडिया गठबंधन के पास, तेजस्वी यादव के पास, RJD के पास वोट जाएगा। ये सारे का सारे कवायद पहले से हो रही थी कि इनमें से कटौती हो, ये वोट किसी तरीके से हमारे पास रुके। लेकिन उसके जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर होता है, कल क्रिकेट का इतना बड़ा मामला हो जाता है जो पूरे देश में विरोध किया जा रहा है कि भाई पहलगांव में जितना बड़ा आतंकी हमला हुआ, कम से कम ऐसे दौर में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये छोटे छोटे जो बिंदु हैं वो सारे एक सूत्र में बंध के इतना परेशान एनडीए को कर रहे हैं, जो मुझे लग रहा आने वाले चुनाव में इनको बड़ी मुसीबत इनके सामने खड़ी हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है, जो हमने पिछले विधानसभा चुनाव बिहार के अंदर देखा, फिर लोकसभा चुनाव जो 24 का हम लोगों ने देखा, तो उसमें भी अगर देखो तो जातीय समीकरण पूरी तरीके से बिखरा हुआ दिखाई दिया एनडीए गठबंधन के लिए। उसमें होता क्या था कि भाई जो जेडीयू है वो उनका अपना एक यथावत वोट है, वो उनके पास रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, जिसका जिक्र अभी संतोष जी ने करा। लेकिन चीजें इतनी बीच में बिगड़ गई हैं, अब आप देखिएगा। लेकिन अगर 24 को पैरामीटर मानेंगे, आखिरी कमेंट आपको चाहिए, टाइम बिल्कुल बहुत कम है मेरे पास, अगर 24 के चुनाव के नतीजे देखेंगे तो फिर एनडीए बहुत अपर हैंड है। नहीं, वो चीजें इसी को तो देखना पड़ेगा। जब अब सब चीजों को जब आप देख रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, चाणक्य यहाँ पे बैठे हुए हैं, सब चीजें उसको कर रही हैं, उसके बावजूद भी उनको कमी दिखाई दे रही है। निर्भरता जो इनकी होती थी वो भैया ठीक नीतीश कुमार जी के ऊपर होगी, सब समेट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एंड में सब हो जाएगा। लेकिन अब क्या है, पोस्टरबाजी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, मोदी जी जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार तो गायब है, नीतीश कुमार तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो जब नीतीश कुमार भी अगर पीछे हट रहे हैं तो जाहिर सी बात है स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए या पूरे एनडीए के लिए। अब यहाँ पे 2-3 चीजें और आ जाती हैं। पहला तो ये है, चुनाव बिल्कुल नजदीक है, मोदी जी अभी सौगातें बांट रहे हैं, अभी चुनावी रैली को उनको नहीं गिना जाएगा, लेकिन जितनी उनकी रैलियां आगे प्रस्तावित हैं तो उससे साफ जाहिर होता है कि ये जो चुनाव है, मोदी जी अपने कमान अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाह रहे हैं। अब जब सीटों का जब बंटवारा होगा तो पुष्कर जी आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा कि बीजेपी किस स्थिति में इस बार बिहार में है। और उस स्थिति में 10 सेकंड में राम बंधु जी से भी इस पे कमेंट ले लूं कि मोदी और नीतीश का करिश्मा बिहार में बीजेपी या एनडीए को बड़ी जीत दिलाता था। जिस तरीके से नीतीश जी थोड़ा थोड़ा डाउन हुए हैं, तेजस्वी तो कह रहे हैं अचेत अवस्था में है, क्या सवाल उठा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो एनडीए को थोड़ा कमजोर करता है महागठबंधन के मुकाबले? देखिए, अगर आप देख लीजिए गठबंधन में जिस तरीके से घटक दल हैं, शामिल हैं, तो सामाजिक समीकरण, जातिगत समीकरण के हिसाब से इस वक्त तो एनडीए भारी पड़ ही रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जीत होगी वो एनडीए की हो सकती है, क्योंकि सामाजिक समीकरण में भारी पड़ रहे हैं और नीतीश कुमार जी कमजोर हुए हैं, 2020 या 15 की अपेक्षा कमजोर हुए हैं, लेकिन इसका प्रभाव उनके जनाधार पे दिख नहीं रहा है। आप देख भी लीजिए, कोई सर्वे भी ऐसा देख लीजिए जो ये भी नहीं बता पा रहा है कि नीतीश कुमार जी का जनाधार खिसक गया है। अगर खिसा भी है, कमोबेश कभी खिसा भी है, कुछ कुर्मी रैलियां बीजेपी ने करवाई भी हैं, तो वो बीजेपी की तरफ ही गई है। मतलब अगर नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं तो लोकुर समाज या अति पिछड़ा समाज, आप इसको एक बड़ा फैक्टर के और तरीके से नहीं देखते हैं कि नीतीश कुमार का कमजोर होना। क्या कह रहे हैं रमेश जी, कुछ बोल रहे थे आप? मुझे लग रहा है कि जैसे राम बंधु जी कह रहे हैं, कुल मिला के इनका कहने का मतलब है जेडीयू का साथ लेके, नीतीश जी का साथ लेके बीजेपी इस चुनाव में पूरी तरीके से निकल जाएगी। वो तो बोल रहे हैं कि सामाजिक समीकरण, उनका कहना है उनका जनाधार कभी कमा नहीं। नीतीश कुमार कमजोर जरूर हुए हैं, उनके बारे में समाज में बात है कि चुनाव के बाद वो मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन इसका प्रभाव लोगों में दिखा नहीं है। मतलब अति पिछड़ा समाज आज भी चलिए अपना लीडर देख रहा है।
राम बंधु जी, अब समय हो रहा है, ठीक है, ये चर्चा अब छोड़ देते हैं, जब जरा टिकट का बंटवारा हो जाए और गठबंधन की सीटों का ऐलान हो जाए, फिर अभी उम्मीदवार भी बड़ा रोल विधानसभा चुनाव में अदा करते हैं। तो राम बंधु जी, आप, संतोष जी आप और रमेश ठाकुर जी, आप तीनों लोग मेरे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने सौगातों की एक लंबी पोटली खोली और पूर्णिया सीमांचल को दी है, लेकिन अब ये जब आगे चुनाव होंगे, अगले वोटिंग 1.5-2 महीने के अंदर शुरू होगी और पड़ जाएंगे अक्टूबर में, 23 नवंबर से पहले सरकार बन जानी है, तो आप समझ लीजिए कि इनका फ़ायदा कितना मिलेगा। क्योंकि पप्पू यादव भी कह रहे हैं कि पूर्णिया में एयरपोर्ट खुलाने का वादा मैंने किया था और वो पूरा किया है। धन्यवाद।